सुनो जी, पहले खाना खा लो। अरे, तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? बासु के हाथ से खाना भेज देती। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है। बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बसंतपुर गांव में दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन बासु नाम का लड़का अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन बासु पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगा ही उसे जोर से भूख लगने लगी। बासु उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। माँ, खाने में क्या बनाया है? पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल बासु को बहुत पसंद है। वह फटाफट साबुन लेकर नदी में नहाने लगा। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। बासु ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। बासु पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमिता को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, बासु तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमिता खाना लेकर खेत पर पहुंची। गोपीचंद बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुनो जी, पहले खाना खा लो। अरे, तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? बासु के हाथ से खाना भेज देती। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है। बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बासु के माता पिता बासु की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन बासु के पिता ने कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। बासु डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमिता बासु को सुबह 4 बजे जगा देती है। बासु हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। बासु ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर बासु को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे।
बासु पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से रामू काका आए। बांसु बेटा, मेरे खेत में पानी भर गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। बेटा, कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। रामू काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी बासु के खेत की ओर कर दिया। जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। बासु बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी रामू काका दौड़ते हुए आए। नालायक यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। बासु हड़बड़ाकर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। रामू काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना। इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। बासु पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमिता खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी बासु को बहुत डांटा। शाम को बासु घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब गोपीचंद घर वापस आए तो उन्होंने बासु के बारे में पूछा। सुमिता ने सारी बात बता दी। गोपीचंद सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा बासु पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। बासु की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमिता ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। जी, अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। सुमिता, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। गोपीचंद ने बासु को बुलाया। बेटा, अब तो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे बासु अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया। और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। बासु अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था।